अब हर साल फिनलैंड में लगभग 2000 लोग गुम जाते हैं। ज्यादातर लोग सुरक्षित मिल जाते हैं, लेकिन लगभग 20 हमेशा के लिए लापता हो जाते हैं। लेकिन एक आदमी की गायब होने की बात 15 साल तक किसी को नहीं पता चलती है, और यही आज के हमारे केस की सबसे बड़ी हाईलाइट है। अब हमारा आज का केस हमें लेके चलता है पोरी, फिनलैंड में। जी हाँ, बहुत दिनों बाद, शायद सालों बाद, मैं आप लोगों को कोई फिनिश यानी फिनलैंड की कहानी सुनाने वाला हूँ। अब पोरी सिटी फेमस है अपने थिएटर्स के लिए, और प्रेजेंट में इस सिटी की पॉपुलेशन लगभग 84,000 लोगों की है। अब क्योंकि थिएटर की अपॉर्चुनिटीज इस सिटी में बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए पूरे फिनलैंड से बहुत सारे लोग यानी नए नए आर्टिस्ट जो कि थिएटर में काम करना चाहते हैं, वो इस शहर में आकर दूर दूर से रहते हैं। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ मार्च साल 2016 में। हेनरी मिकेला, जो पूरे फिनलैंड में एक एयर कंडीशनिंग कंपनी का मालिक था, उसे एक स्टूडियो अपार्टमेंट की सर्विसिंग करनी थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई भी जवाब अंदर से नहीं आता। तभी उसने डेप्यूटी लैंडलॉर्ड मिकी पाई से कांटेक्ट किया और एक लॉकस्मिथ को बुलाया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो जो देखा वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। हजारों अनओपन लेटर्स, लिफलेट्स और मैगजीन हॉल में बिखरे हुए थे। पूरा अपार्टमेंट बहुत ही बुरी तरीके से गंदा हो चुका था, बहुत ही बुरी तरीके से बिखरा हुआ था। हर जगह धूल थी, एक पुरानी सी बदबू थी, और उन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि बहुत सालों से इस जगह को खोला नहीं गया। अपार्टमेंट के अंदर खतरनाक मेकशिफ्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस थे, जबकि पावर ग्रिड से पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड था। वहां कोई फोन नहीं था, लेकिन 100 से ज्यादा स्पीकर्स हर जगह बिखरे हुए थे। सबसे अजीब चीज थी एक हैंड रिटन नोट जो कि प्रोमिनेंटली दिख रहा था। उस नोट का रफली ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से था: मेरा अपार्टमेंट पावर ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है, इसलिए मेरी गैर हाजिरी में यहाँ इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स या इंस्पेक्शन करना अलाउड नहीं है। मेरे अपार्टमेंट के इलीगल और जानलेवा इलेक्ट्रिकल काम मेरे क्रिमिनल एविडेंस है, और सिर्फ मेरी मौजूदगी में ही इन्हें छुआ जा सकता है। उन पुलिस ऑफिसर्स, प्रॉपर्टी मैनेजर और हाउसिंग कोऑपरेटिव बोर्ड के मेंबर्स के लिए जो क्रिमिनल चार्जेस का सामना करने वाले हैं, कोर्ट रूम में जाने से पहले एक साफ अंडरवेयर पहनो और रुमाल लो, और अगर सिर पर बाल हैं तो कंघी कर लो। अब ये नोट तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। ये नोट उसके पैरानोया और अथॉरिटीज पर भरोसे की कमी को दिखाता था। डेंजरस इलेक्ट्रिकल सेटअप और अपार्टमेंट की हालत देखकर उसके वेल बीइंग को लेकर काफी ज्यादा चिंता जताई गई। अब ये अपार्टमेंट आखिर था किसका? लेकिन जिसका भी था, वो आदमी हद से ज्यादा अजीब था, या फिर पागल भी हो सकता है। और ये अपार्टमेंट था वेसा माटी फ्रांसिला, जो उसने पूरी तरीके से अपने नाम पे खरीदा हुआ था। उसके कुछ डायरेक्ट डेबिट्स चल रहे थे लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, जैसे डेप्यूटी लैंडलॉर्ड मिको को सर्विस चार्ज देना। जब मिको ने साल 2016 में डेप्यूटी लैंडलॉर्ड का काम संभाला, उसने देखा कि वेसा ने नए अकाउंट्स में पेमेंट अपडेट नहीं की थी, जो शक पैदा कर रहा था। वेसा के माँ बाप गुजर चुके थे और उसके 2 भाई थे जिनके साथ उसके अच्छे रिश्ते नहीं थे। वेसा एक सोशल रिक्लूस था। उसका कोई दोस्त या कोई दूसरा रिश्तेदार नहीं था, मतलब अगर होता भी तो लोगों के सामने नहीं था। लेकिन उसका एक लीगल गार्जियन था, विल्हो राजामाकी। अगर इन केस वेसा माटी को लीगली कुछ हो जाता तो उनकी सारी चीजें इस गार्जियन के नाम पर हो जाती। अब इन सब चीजों के बावजूद भी ना उसके गार्जियन ने, ना ही वेसा के भाइयों ने उसके गायब होने की रिपोर्ट दी। अब ये चीज आप लोगों को बहुत ही ज्यादा अटपटी लग रही होगी, लेकिन इसके आगे जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, वो चीज आपको और ज्यादा अजीब लगेगी। इस गार्जियन और उनके भाइयों को वेसा के गायब होने की खबर तब पता चली जब वो अपार्टमेंट को खोला गया। टापियो रैंडेनन, जो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में सीनियर सर्जेंट है, उसने वेसा के लापता होने की इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उसने देखा कि डस्ट कवर्ड में मेल 15 साल पहले यानी साल 2001 का था, जो इस बाग की तरफ इशारा कर रहा था कि तब से वहां पे कोई भी आया या गया नहीं था। ये सोचने वाली बात थी कि कोई इतने लंबे समय तक गायब कैसे हो सकता है, वो भी बिना किसी को पता चले। अब वेसा की कहानी समझने के लिए उसके परिवार की हिस्ट्री देखनी होगी। साल 1940 में वेसा के जन्म से 4 साल पहले फ्रांसिला परिवार टेम्पेरे से एक रिमोट फार्म हाउस में शिफ्ट हो गया था, जो नोरमागो फिनलैंड के वेस्ट कोस्ट पर था। उसके पिता ने यह प्रॉपर्टी हंटिंग और फिशिंग के लिए खरीदी थी, जो उनका बहुत ही अच्छा शौक था। लेकिन
वहां के कुछ लोकल लोगों ने नए शहरी लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं किया, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब बात थी। अब उस घर से पहले वो जगह मुसाफिरों के रुकने की जगह थी और लोकल लोग बिना रुकावट के आसपास की जमीन का इस्तेमाल कर सकते थे, और यही शायद सबसे बड़ा रीजन था। लेकिन जब फ्रंसिला परिवार वहां परमानेंटली बस गया तो विलेजर्स वहां आजादी से घूम नहीं पाते थे, जो टेंशन का बहुत ही बड़ा कारण था। इसी टेंशन और आइसोलेशन में वैसा बड़ा हुआ, जो उसकी रिक्लूसिव लाइफस्टाइल का बहुत ही बड़ा रीजन था, शायद सबसे बड़ा या सबसे मेन। अब ये चीज तो क्लियर हो गई कि वैसा अकेला क्यों रहना पसंद करते थे और इतने बड़े इंट्रोवर्ट क्यों थे, क्योंकि वैसा ने इस तरीके के एनवायरनमेंट में अपनी पूरी जिंदगी, मतलब बहुत हद तक जिंदगी गुजारी थी, जो कि पूरे तरीके से अकेलेपन से भरी हुई थी। उसका पैरानोया जो उसके छोड़े गए नोट से नजर आता है और उसके अपार्टमेंट को पावर ग्रिड से डिस्कनेक्ट करना उसकी मेंटल स्टेट को बिगड़ते हुए दिखाता है। उसका ये अकेलापन और पुअर मेंटल हेल्थ ने शायद यही वजह बनाई थी कि उसके गायब होने के बाद भी किसी को भी 15 साल तक उसके बारे में पता नहीं चला। अब अपने पिता के गुजरने के बाद वैसा को फैमिली हाउस विरासत में मिला। अपने माँ बाप की तरह उसकी भी लोकल लोगों से नहीं बनती थी, हालांकि वो उसके पिता से उतना नहीं डरते थे। पड़ोसियों के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही आम बात थी। एक इंसिडेंट में उसने अपने पड़ोसी को बिल्ली को गोली मार दी थी क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी पर घुस आती थी। उसने इसके लिए बिल्ली के मालिक को जिम्मेदार माना क्योंकि उसने उसका ध्यान नहीं रखा था। एक और झगड़ा तब शुरू हुआ जब एक पड़ोसी ने जानबूझकर उसके कुएं के पास घोड़े की गोबर डाल दी, जो उसका पूरा पानी बहुत ही बुरी तरीके से गंदा कर चुका था। वैसा ने इस इंसिडेंट की रिपोर्ट पुलिस को दी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जो उसके लिए बहुत ही ज्यादा निराशाजनक थी। कॉन्फ्लिक्ट तब और बढ़ गया जब वही पड़ोसी का जर्मन शेफर्ड उसकी प्रॉपर्टी में घूमता रहता था, जो वैसा को बहुत ही ज्यादा थ्रेटनिंग लगता था। इसके बाद पुलिस ने उस पड़ोसी को यह भी बोला कि इस कुत्ते को ध्यान से अपने घर के अंदर रखो, ना कि वैसा की प्रॉपर्टी पर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालत तब और बिगड़ गई जब वो कुत्ता वैसा के घर के अंदर घुस गया, जिसकी वजह से उसने डर के मारे उस कुत्ते को गोली मार दी। अब इन कॉन्फ्लिक्ट से तंग आकर वैसा ने पब्लिक ऑफिशियल्स और पार्लियामेंट्री लोगों के अगेंस्ट कई लॉसूट्स फाइल किए, जिन्हें वो करप्ट और अन्याय समझता था। लेकिन इन्हीं लॉसूट्स के चलते उसको मेंटली इनकैपेसिटेड डिक्लेयर कर दिया गया और उसे वासा के साइकेट्रिक क्रिमिनल हॉस्पिटल में दाखिल कर दिया गया। अब फरवरी साल 1990 में फिनिश मैगजीन एसई ने वैसा की मां लॉरा, जो तब यानी उस टाइम पर 80 साल की थी, उनका इंटरव्यू पब्लिश किया। उसने बताया कि नोमरक्यू कम्युनिटी के साथ उनके परिवार की पुरानी परेशानी थी और उसने ये भी बताया कि उसका बेटा लगभग 1 साल तक बिना किसी प्रॉपर सजा के कैद रहा। उसका कहना यह था कि वैसा को दूसरे प्रिजनर्स जो सीरियस क्रिमिनल्स थे, उनसे भी बहुत ज्यादा कम राइट्स यानी हक दिए गए और उनसे मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजनर की तरह ट्रीट किया गया, जबकि उसकी कोई सेंटेंसिंग नहीं हुई थी, यानी वैसा की कोई गलती थी ही नहीं। इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद पार्लियामेंट्री ऑम्बुड्समैन ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। हॉस्पिटल डायरेक्टर एवा कॉपी ने कहा कि वैसा को सीवर पैरानोया था, वो हर ट्रीटमेंट का विरोध करता था और स्टाफ के लिए एक खतरा था, इसीलिए उसके गार्डियनशिप जरूरी थी। जब उनसे पूछा गया कि वैसा कितने समय तक कन्फाइंड रहेगा, तो एवा ने बहुत ही आराम से कह दिया, अगर तुम पागल हो जाओ तो तुम्हें यहां जिंदगी भर के लिए रख सकते हैं। वैसा के साइकेट्रिक फैसिलिटी में रहने के बारे में ज्यादा डिटेल्स कभी मिली ही नहीं, लेकिन कुछ समय बाद उसे 1990s में रिलीज कर दिया गया, वो भी अचानक से। इसका रीजन शायद लोगों के सामने ही नहीं आया। लेकिन बाहर होने के बाद वैसा ने अपनी मां की देखभाल शुरू कर दी, जो कि बहुत ही ज्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। ये तजुर्बा उसके मेंटल स्टेट और सोसाइटी के प्रति उसके नजरिए पर बहुत ही बुरा यानी गहरा असर डाल गया, जो उसके अथॉरिटी के प्रति एक्सट्रीम डिस्ट्रस्ट में दिखाई देता है। अब ये एंटी अथॉरिटी स्टैंस उस नोट में भी दिखाई देता है जो उसके छोड़े गए अपार्टमेंट में सालों बाद मिला। फैमिली फार्म बेचने के बाद वैसा ने पोरी में एक स्टूडियो अपार्टमेंट खरीद लिया। ऐसा माना जाता है कि तब तक उसकी मां का देहांत हो चुका था, लेकिन इसके बारे में कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं मिली। मेंटल स्टेट की वजह से गार्डनशिप के नीचे होने के बावजूद वैसा फरवरी 1997 में तांजानिया में घूम रहा था। अपनी छुट्टी के दौरान
कुछ आर्म्ड रॉबर्ट्स ने उसके होटल पर हमला कर दिया और उन्हें डकैतों ने वहां के गेस्ट और स्टाफ से मारपीट भी की। इस चीज की वजह से वैसा के चेहरे पर भी बहुत सारी चोटें आई और उसका सामान भी लूट लिया गया। एक टैबलॉइड न्यूज़पेपर जिसका नाम था एल्टा सानोमट, उनके साथ एक इंटरव्यू में उसने बताया कि उन सब रॉबरी के टाइम पे उसे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और वो अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसने ये भी बताया कि सारा किस्सा यानी डकैतों के चले जाने के बाद उसने चुपचाप एक पेप्सी पी, वो भी कैन वाली। अब इस ट्रॉमेटिक घटना के बावजूद वैसा फिर से 4 साल बाद ट्रैवल पे गया और क्रेट की छुट्टी बुक की। 12 जुलाई साल 2001 को वो क्रेट उड़ा। अब जिनको क्रेट के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं बता दूं कि क्रेट ग्रीस में एक आइलैंड है। अब उस आइलैंड पे वैसा अकेला ही जाता है, लेकिन सीधा फिनलैंड वापस आने के बजाय वो मेनलैंड ग्रीस चला गया और 1 अगस्त को एथेंस में फिनिश एम्बेसी में चला जाता है। वहां जाकर वो ये बताता है कि वो पिछली रात ट्रेन के स्टेशन पर ही सोया था और उसे अपने घर जाने में मदद की जरूरत है। फिनिश मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मदद से उसे एथेंस से सोफिया तक ट्रेन के टिकट मिली। 19 दिनों बाद वैसा वार्शो पोलैंड में फिनिश एम्बेसी में दिखा, जहां उसने कहा कि द EU पुलिस ने उसका पासपोर्ट, पैसे और रीगा जाने की ट्रेन का टिकट चुरा ली। उसने बताया कि वो पार्क में रहकर पीनट्स और बर्ड सीड्स खाकर जिंदा था, लेकिन जब एम्बेसी स्टाफ ने उसकी मदद करनी चाहिए तो वैसा ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया और कहा कि वो क्रिमिनल्स के पास रिपोर्ट नहीं करेगा। ये उसके पहले के नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण लॉ एनफोर्समेंट के प्रति उसके डिस्ट्रस्ट को दिखाता है। वैसा के रिफ्यूजल के बाद एम्बेसी स्टाफ उसकी और मदद नहीं कर पाए। आखिर में वो एम्बेसी से अकेले चला गया और ये उसका आखिरी बार देखा जाना था। उसके बाद से वैसा बिल्कुल भूल ही गया। 15 सालों तक ना तो उसके दोस्त, ना फैमिली और ना ही उसके अपॉइंटेड गार्जियंस ने उसके अपार्टमेंट में कदम रखा। और तो और उसके गायब हो जाने की वजह से किसी को भी कुछ भी चीज अजीब नहीं लगती है, जो इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री है। टापियो रैनाटिन, जो वैसा के डिसअपीयरेंस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्होंने उसके स्टूडियो अपार्टमेंट में पाई गई हजारों लेटर्स देखे और ये समझने की कोशिश करी कि आखिर में वैसा के साथ हुआ क्या था। उन्होंने बहुत सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन भी करी, जो कि बहुत सारी लीड्स थी, लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। लेकिन उन्होंने वैसा की जर्नी में एक चीज नोटिस करी। जब उन्होंने वैसा के एथेंस से वॉर्शो की जर्नी को नोटिस किया तो यह साफ है कि वो फिनलैंड वापस आने की कोशिश कर रहा था, खासकर जब उसने कहा कि उसका अगला टिकट जो कि रिगा के लिए था वो खो गया। उसने अपना पासपोर्ट और बिलोंगिंग्स कैसे खो दिए ये अब तक नहीं पता चल पाया है और ये समझाना मुश्किल है कि क्या उसका EU पुलिस के बारे में कहना सच था या झूठ, जो उसके डिस्टर्ब माइंड की रैमलिंग थी, जो उसकी मेंटल स्टेट को दिखाती थी। अब वैसा इंटरपोल की इंटरनेशनल मिसिंग पीपल लिस्ट में है और उसके नाम के आगे एक येलो नोटिस है जो अनएक्सप्लेन्ड डिसअपीयरेंस के विक्टिम के लिए ग्लोबल पुलिस अलर्ट होता है। जून 2017 में उसे ऑफिशियली डेड डिक्लेयर कर दिया गया, लेकिन अगर वो जिंदा होता तो आज 77 साल का होता, यानी 77। वैसा के डिसअपीयरेंस के इतने सालों तक नोटिस ना होने की सच्चाई एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है और ये शायद मिस्ट्री कभी भी सॉल्व ना हो सकता है कि वैसा कभी ना मिले और उसकी असली कहानी कभी भी किसी के सामने ना आए। लेकिन जो भी है, वैसा फ्रेंडसिला की कहानी एक ऐसी कहानी है जो शायद भुला न देने वाली हो। अब अगर वैसा मार्टी फ्रेंडसिला पे मैं अपनी राय रखूं तो ये एक ऐसा बंदा था जो कि बहुत ही बुरी तरीके से सिस्टम से सताया गया था और शायद ये बंदा इस चीज से कभी मूव ऑन ही नहीं हुआ। अगर इस चीज की थोड़ी गहराई में जाकर हम लोग बात करें तो हम सब लोग कभी न कभी इस सिस्टम से परेशान होते हैं। हिंदुस्तान हो चाहे कोई भी देश हो, सिस्टम यानी गवर्नमेंट, पुलिस ऑफिसर्स, लॉ एनफोर्समेंट या फिर लॉयर्स, कोर्ट्स, हम सब लोगों को कभी न कभी तंग करते हैं, लेकिन हम सब लोग उससे मूव ऑन हो जाते हैं। अब अगर अपनी बात करूं तो मेरी जिंदगी में भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी भाई या बहन के साथ हो और जिसकी वजह से मेरा भी कहीं ना कहीं सिस्टम की वजह से, इस सिस्टम से
बहुत ही बुरी तरीके से भरोसा उठ गया है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हद से ज़्यादा खतरनाक और हद से ज़्यादा भयानक है, जिसको मैं कभी भी याद नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर याद करता हूँ तो कई दिन तक मुझे नींद नहीं आती। कभी मौका हुआ तो आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा और आप लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खैर, अगर हम लोग केस पे वापस आए तो सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा कि एक बंदा जो गायब हो जाता है और उसके ऊपर मैंने डॉक्यूमेंट्री बना दी। अब यहाँ पे कोई मौत नहीं हुई, या फिर अगर मौत हुई तो उसकी लाश सामने नहीं आई, या फिर कोई शिप गायब नहीं हुआ, कोई एलियन नहीं मिला। लेकिन शायद कभी कभी ऐसा नहीं होता है। आप खुद सोचिए कि एक इंसान जो पिछले 16 साल से, शायद अब तो 24 साल हो गए हैं, इतने सालों से गायब हो गया और किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। न उसके दोस्त, न उसके भाई जहां वो काम करता हो, या उसका पड़ोसी, या उसकी बिल्डिंग में कोई रहता हो, जिनकी हमने बात की, उसका गार्डियन, किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। आखिर वैसा मार्टी किस तरीके का बंदा था? मैं मानता हूं कि उनको थोड़ी मेंटल स्टेट की प्रॉब्लम थी, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं थी कि वो इतने सालों तक जेल में रहे। सिस्टम ने उससे हद से ज्यादा परेशान किया है। अब सच बताऊं तो ये असली डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि ये केस हम लोगों को, जिस इंसान ने इसको दिल से बहुत ही ध्यान से समझा हो, उसे कितना ज्यादा डिस्टर्ब करती हो, कितना ज्यादा परेशान करेगी। अब इंटरनेट पे वैसा की स्टोरी फेमस तो है, लेकिन उतनी नहीं है कि आप लोगों तक पहुंचे, इसीलिए मैंने इसे आप लोगों तक पहुंचाया। इंटरनेट पे एक डिटेल मौजूद नहीं है कि क्या वैसा की कोई गर्लफ्रेंड थी या वैसा ने शादी करी थी। खैर, अगर ऐसी कोई भी चीज होगी तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। अब आप लोगों का क्या कहना है वैसा मार्टी फ्रंटसिला के केस के ऊपर, उनके डिसअपीयरेंस के ऊपर? तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। प्लीज मुझे जरूर बताइए, इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जब तक हम लोगों की अगली मुलाकात नहीं होती, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और जो सबसे जरूरी है, ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को यूज करना है। अलविदा।